Good morning, students. Welcome back to our online class of history. In the last video, we have seen the geographical discoveries and intellectual revolution in Europe. So, what is mean by this intellectual revolution? That is the thoughtful revolution. So, now we are seeing revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. यानी कि ये जो रेनेसेंस का पीरियड हुआ जिसमें यूरोप ने एक मॉडर्न इरा के तरफ अपना एक वे बदला, तब इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए ड्यू टू द वेरियस रिवोल्यूशनरीज इवेंट्स ड्यूरिंग द 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी. दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. तो बेसिकली ये इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशंस इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट हुआ और इसलिए ये जो फेज़ है मॉडर्न इरा के तरफ डाइवर्ट होने का जो फेज़ है इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशंस भी बोला जाता है, बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. तो ये जो चेंजेस थे वो चेंजेस किस वे में थे? ये चेंजेस थे जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चेंज हुआ, यानी कि उनकी जो गवर्नमेंट बैठती थी वो पहले कैसे थी? मोनार्ची थी जिसमें किंग्स रहते थे, क्वीन रहते थे, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने लगी. देयर वॉज ए चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. जो कैबिनेट बैठता है गवर्नमेंट का उस सिस्टम में भी इंग्लैंड में अभी चेंजेस होने लगे थे. The Bill of Rights 1689 laid limitations on the power of the king. क्योंकि मोनार्ची सिस्टम था जहाँ पे किंग रहता था और किंग के अंडर में सभी लोग रहते थे और किंग के हाथ में क्या रहती थी? सभी पावर थी. लेकिन जैसे जैसे वो चेंजेस होने लगे, उनके जो पार्लियामेंट था वो डेमोक्रेटिक बनने लगा था, उनका कैबिनेट सिस्टम चेंज हो रहा था, उससे क्या हो रहा था? ये जो बिल पास हुआ बिल ऑफ राइट्स 1689, उससे जो किंग के पावर थे उन पे क्या आई? लिमिटेशंस है. उसके कुछ ना कुछ पावर कम हो गए या फिर वो अभी सभी चीज़ों पे किंग का कंट्रोल नहीं था. तो इससे हम बोलेंगे कि किंग के पावर पे लिमिटेशंस आ गए. द सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज एस्टेब्लिश. ठीक है, सोवेरेनिटी मीन्स यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट में उसके जो मिनिस्टर्स है उन्हीं का कंट्रोल उस गवर्नमेंट पे होता है. इसको बोलते हैं हम सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न फेज. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पीयर. नाउ वी आर सीइंग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमको ये बताता है कि तब की कंडीशन ऐसी थी कि सभी कंट्रीज़ को अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करना पड़ा है. हम सिर्फ इंडियंस लोगों ने फाइट किया ऐसा नहीं है, सभी कंट्रीज़ को अपना अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए फाइट करना पड़ा था. सो लेट्स सी. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. यानी कि जब ये रिनेसेंस का पीरियड हम पढ़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब यूरोप को पढ़ते हैं, तब ये यूरोप की जो रिवॉल्यूशनरी पीरियड है उसको पढ़ते पढ़ते हम ये जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस का वार है उसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री को रिलेट करता है. सो विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टोवर्ड देयर कंटिनेंट. यानी कि जब जैसे जैसे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी, जैसे जैसे इंडिया के कुछ कुछ कंटिनेंट फाउंड होने लगे, वैसे भी ये अमेरिका का भी कंटिनेंट फाउंड हुआ. तो जैसे ही ये अमेरिका फाउंड हुआ तो जो यूरोपियन रिवॉल्यूशनरीज थे उनका ध्यान अभी अमेरिका के तरफ डाइवर्ट हुआ. इनका ध्यान कैसे डाइवर्ट होता था? एक्चुअली जो भी नया कंटिनेंट फाउंड होता है तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी होती है वहाँ पे, यानी कि ट्रेड कैसा रहता है, यानी कि वहाँ पे बिजनेस कैसे चल सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर कंटिनेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, यही सब चीज़ें होती है कि वो जो बाकी रिवॉल्यूशनरीज लोग होते हैं उनका ध्यान अपने तरफ खींचते. इंडिया का भी वैसे ही हुआ. इंडिया में बहुत अच्छा जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे स्पाइसेस की बहुत अच्छी से ट्रेडिंग होती थी, इसलिए इंडिया के तरफ बहुत से लोगों का ध्यान गया. वैसे ही अभी यूरोपियंस का ध्यान किसके तरफ डाइवर्ट हुआ? अमेरिका के तरफ डाइवर्ट हुआ.
The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. ये imperialist Europeans कौन है? ये imperialist यानी कि ऐसे एक बोल सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी जो दूसरी कंट्री के रीजन के ऊपर अपना ज़बरदस्ती से कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ के जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इम्पेरलिस्ट। ठीक है, तो ये जो इम्पेरलिस्ट यूरोपियंस है, इन्होंने अमेरिका के बहुत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, यानी कि अपना वहाँ पे अभी उन्होंने साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ऐसे करते करते उन्होंने लगभग 13 कॉलोनीज ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका के ऊपर एस्टैब्लिश की। Initially, England had the nominal domination over these colonies, but later English Parliament led oppressive restriction and the taxes on these American colonies. तो ये जो 13 colonies उन्होंने अमेरिका के इस कोर्ट पे इस्टेब्लिश की, उनके ऊपर उनका जो स्टार्टिंग में था एक नॉमिनल कंट्रोल था, यानी कि वो ऐसी बोलने के लिए उनका उसके ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये लोग इतना ऑप्रेसिव होने लगे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे अपना कंट्रोल उनके ऊपर इस्टेब्लिश करने के लिए, कि उन्होंने पूरे ही वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर भी और वहाँ पे कंट्रोल भी ले लिए थे। उनके ऊपर वो ज़बरदस्ती से अभी टैक्सेस भी इस्टेब्लिश करने लगे थे, तो उनका पावर अभी धीरे धीरे उन कॉलोनीज के ऊपर बढ़ते जा रहा था। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। लेकिन कैसे था, अमेरिका के लोग एजुकेटेड थे, वो यूनाइटेड भी थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उन्होंने इसको अपोज किया, यानी कि वो जो ज़बरदस्ती थी यूरोपियन कॉलोनीज़ की, उनके ऊपर एक जो ऑपरेशन था उन्होंने वो सहन नहीं किया, उसको वो उन्होंने वार किया उसके अगेंस्ट और उनको अपोज भी किया। So American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. ये जो यूरोपियन लोग थे जो धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे और पूरा कंट्रोल उसके ऊपर यूरोपियंस का था, और अमेरिका की गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जो धीरे धीरे रिवॉल्ट करने लगी थी, वो किसके अंडर में हो रहा था? अंडर द आर्मी ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसके अगेंस्ट इनिशिएटिव लिया, उन्होंने आर्मी कलेक्ट की, और ये जो यूरोपियंस थे जो अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहे थे, उनके ऊपर उनके अगेंस्ट उन्होंने आर्मी बना के वार किया। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल भी रहा। उन्होंने जो यूरोपियंस की एक ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने उनके ऊपर इस्टेब्लिश किए थे, उनके अगेंस्ट जो एक सप्रेशन दिया। सप्रेशन यानी कि देखो, जैसे कोई हमारे ऊपर कोई अन्याय करता है, कोई ज़बरदस्ती करता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन। और फिर उसको हम जब रिप्लाई करते हैं, उसके अगेंस्ट जब हम उसको अगेंस्ट में जब हम कोई वार करते हैं, तो उसको बोलते हैं सप्रेशन, SUPPRESSION, सप्रेशन। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो एक वार होता है उसको ऑपरेशन और सप्रेशन बोला जाता है। तो यूरोपियंस ने ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस एस्टैब्लिश किए और उसको रिप्लाई में अमेरिकन्स ने सप्रेशन में एक वार दिया। तो ये कैसा वार था? सक्सेसफुल वार था, और इसी को हम अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न। तो जैसे ही ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हुआ, उसके बाद एक नया नेशन फाउंड हुआ, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है कि छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, वो यूनाइटेडली एक ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन जिसमें उनका खुद का इंडिपेंडेंस, खुद का फ्रीडम भी उनके खुद के कंट्रोल में रहता है। यानी कि वो एज अ स्टेट इंडिपेंडेंट भी है और सभी स्टेट्स को कंबाइन करके यूनाइटेड भी है,
जिसको बोलेंगे हम फेडरल गवर्नमेंट। तो इसीलिए अमेरिका के अभी सभी जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, कंटिनेंट्स थे, उन्होंने मिला के एक ही कंट्री बनाई, एक ही कंटिनेंट बनाया, दैट इज़ दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो आपको समझ में आया ये फेडरल गवर्नमेंट क्या है। जैसे है हम इंडिया में बहुत 29 स्टेट्स है, सभी स्टेट्स का अपना अपना अलग गवर्नमेंट है और अपने अपने कुछ पावर्स है, अपने अपने कुछ लिमिटेशंस है। यानी कि हम अपने एज अ स्टेट एक अपने इंडिपेंडेंस में है, लेकिन हम यूनाइटेडली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे हम फेडरल गवर्नमेंट। एंड आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाउंड हुआ उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वाज बोर्न। वहाँ की पहली गवर्नमेंट कैसी थी, मोनार्ची की गवर्नमेंट थी, और अभी जो न्यू गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और इसी को हम बोलेंगे कि एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट रिप्लेसमेंट हुई मोनार्ची से, वो कम्प्लीटली वॉश आउट होके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश होने लगी। तो अभी समझ में आ गया होगा कि इसको हम रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पीयर और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से क्यों पढ़े हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्पीयर में कितने बहुत बड़े चेंजेस हुए, उनका पूरा गवर्नमेंट चेंज हुआ, उनकी पार्लियामेंट चेंज हुई, उनकी कैबिनेट सिस्टम चेंज हुई। इसलिए ये सभी चेंजेस, सभी रिवॉल्यूशन हम एक पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने क्या देखा कि जो यूरोपियन इम्पेरियलिस्ट थे, जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अपना धीरे धीरे कंट्रोल इस्टेब्लिश करते जा रहे थे, जैसे ही अमेरिका कंटिनेंट फाउंड हुआ, उन्होंने अपना ध्यान, अपना जो उनका जो मोटो था वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट किया, और उन्होंने धीरे धीरे करते करते 13 कॉलोनीज अमेरिका के ऊपर इस्टेब्लिश की। और ऐसे करते करते उन्होंने जो नॉमिनल कंट्रोल था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ऑप्रेसिव कर लिया, और वो उन लोगों के ऊपर टैक्सेस भी इम्पोज करने लगे, जिनके अगेंस्ट जो फ्रीडम चाहते थे अमेरिका के लोग, उन्होंने रिवॉल्ट किया, उन्होंने उसको अगेंस्ट वो उसके अगेंस्ट खड़े रहे। और जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर उन्होंने आर्मी इस्टेब्लिश की और उसके अगेंस्ट वार किया, दैट इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका। एंड उसके बाद अ न्यू नेशन फाउंडेड, दैट इज़ नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका with federal government, written constitution and based on the principle of democracy. So this is all about the American War of Independence. In the next video we will see French Revolution. Up to then, thank you.